हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जो कि क्लास 9 स्टूडेंट्स आपके बहुत काम का है, क्योंकि मैं जो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट थ्योरी आपको दे रहा हूं ये आपकी एनसीईआरटी बुक से है। तो एनसीईआरटी स्टूडेंट जो कि क्लास 9th में है उनके लिए ये पूरा चैप्टर बहुत काम का, और ये है चैप्टर नंबर 14। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, और दूसरा इस चैप्टर में यूज होने वाले वो छोटे छोटे टर्म्स जो हमें यहां पर आगे चल के इस पूरे चैप्टर के डेप्थ में काम आने वाले हैं, उन कुछ टर्म्स को हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। तो छोटी वीडियो है, लास्ट तक वॉच करिए और हर एक शब्द को कॉपी में अपने पेन के साथ उतारते जाइए। क्लियर है? वीडियो को पॉज करिए, जहां आपको लगता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, हर एक चीज को आप यहां नोट करते जाना। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि ये जो क्लास 9th का चैप्टर है मैथमेटिक्स, ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, कुल मिला के इस स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी जरूरी है। तो मैं आपसे कहूं, जब आप लोग कहीं घूमने के लिए निकलते हैं या मॉर्निंग में जब उठते हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो न्यूज़पेपर, या अगर आप कभी गूगल को स्क्रॉल करते हैं तो कई तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने दिखती है। यहां पे मैं आपको बताऊं कि आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, वॉलीबॉल मैच देखते हैं, कोई भी अगर ऐसा स्पोर्ट्स आपको पसंद है जिसको आप टीवी पे वॉच करना पसंद करते हैं, जब आप टीवी पे देखते हैं, उसकी जब आप नॉलेज गैदर करते हैं, तो वो जो नॉलेज कवर करने का, जो पूरा आप नॉलेज को गैदर करते हैं, वो जो नॉलेज आपको मिलती है, ठीक है, उसी के बारे में, उसी के अराउंड हम इस चैप्टर में घूमने वाले हैं। मैं आपसे कहूं, आपके आसपास जो है, आपकी क्लास, आप जिस क्लास में बैठे हैं उस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का नाम क्या है, उन स्टूडेंट्स के घर का एड्रेस क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये भी एक तरह की इंफॉर्मेशन है। तो इसको अगर मैं यहां पर चालू करूं चैप्टर को, तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही आपको यही बताया है कि अपनी डेली लाइफ में यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। कई चीजें ऐसी आपके सामने आती हैं जिनके पीछे कोई फैक्ट्स छुपे हुए हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है, जैसे सोशल स्टडीज का अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है और उस टॉपिक के अगर आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे छुपे हुए फैक्ट्स को आप जानते हैं, पूरी हिस्ट्री को आप जानते हैं, पूरी सिविक सिविलाइजेशन को जब जानना होता है तो हम पुराने फैक्ट्स पे काम करते हैं। या अगर मैं बात करूं कि यहां पे अगर मुझे किसी कंट्री के बारे में जानना है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके पीछे कई रीजंस होंगे, कई फैक्ट्स होंगे जिस कारण आज उस कंट्री की वो कंडीशन है। वो यहां तो एकदम टॉप पे होगी वो कंट्री, या उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन पे होगी। डिपेंड करता है सारा उसके पास्ट फैक्ट्स के ऊपर। और जब आप इस नॉलेज को गैदर करते हैं तो आप कई फैक्ट्स की तरफ मूव करते हैं। कई ऐसे न्यूमेरिकल फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपके सामने आते हैं, और उन वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यहां पे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अवर डेली लाइफ प्रोवाइडेड बाय। अब ये चीजें हमें कहां से मिलती हैं? आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप जब सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन को सर्च करते हैं, मैं ऐसा कहूंगा आप जब मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप जब टेलीविजन देखते हैं, आप जब रेडियो पे चीजों को सुनते हैं, आप कहीं पे भी ऐसी इंफॉर्मेशन जहां से प्रोवाइड हो रही है, आप जब उस इंफॉर्मेशन के टच में आते हैं तो आपको ये सारे फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? रिलेटेड टू क्रिकेट, बैटिंग और बॉलिंग एवरेजेस, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है यहां पे कि अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट में आप देखेंगे कि बैटिंग के लिए उस पर्टिकुलर
खिलाड़ी उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन का पूरा पुराना जो रिकॉर्ड था वो आपके सामने दिखाया जाता है। अगर कोई बॉलर है तो उस बॉलर का पूरा पास्ट, रिसेंटली उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये तक सब चीजें आपको फ्लैश करवाई जाती हैं, आपको कम्युनिकेशन के द्वारा कम्युनिकेट की जाती हैं, या तो टेलीविजन या रेडियो या न्यूज़पेपर्स में आप ये चीजों को गैदर भी करते हैं। क्लियर? प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी, अगर मुझे किसी कंपनी के बारे में जानना है कि उस कंपनी की इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे, कई बड़े बड़ी कंपनियां, मैं यहां नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन कंपनियों के जब आप वैल्यूज को जानेंगे कि आज की डेट में उनका मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे है, तो आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनके पीछे छुपे हुए कुछ फैक्ट्स, उनकी कुछ पुरानी हिस्ट्री, उनके कुछ डिसीजंस को जब गैदर करते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। क्लियर? आपको किसी सिटी के टेम्परेचर को जानना है, पिछले 5 साल में क्या हुआ, पिछले 10 साल में क्या हुआ, अभी देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है, क्या ऐसी चीजें थी, तो वहां से साइंटिस्ट निकल के आते हैं कि भैया कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में कुछ इशू चल रहा है। क्लियर है? पेड़ मत काटिए, क्यों ये सारी चीजों को लोगों तक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है। देखा जा रहा है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, एकदम से अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा आ गई हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हम इंफॉर्मेशन किसी सिटी के टेम्परेचर के बारे में लेते हैं, तो कई पुराने फैक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं, कई इंफॉर्मेशंस, कई न्यूमेरिकल डाटाज हम कलेक्ट करते हैं, और उसके बेस पे क्या आगे होगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, उस पे कुछ एक्शन लेते हैं। क्लियर? द एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ 5 years प्लान, पोलिंग रिजल्ट्स एंड सो ऑन। आप देखते हैं हर 5 साल बाद हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं सिटीज़ में वोट डलते हैं, या कुछ ही छोटी सोसाइटीज़ में वोट्स, पोलिंग्स होती हैं, किस हम एक पर्टिकुलर मैं बोलूँ लीडर को हमें खड़ा करना है, उस लीडर के लिए पूरी जनता भिड़ जाती है, और फिर उस पर्टिकुलर, मैं कहूँगा कि लीडर के लिए सब लोग मेहनत करते हैं। तो वो वोट्स की काउंटिंग जब आपके टेलीविजन पे आपको दिखती है, तो सब चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है कि इस संस्था को कितने मिले, इसको कितने मिले, ये सोसाइटी कितने से आगे है, इस तरह की वोटिंग्स आप लोग देखते हैं। क्लियर है? तो ये पहली स्लाइड में मैं आपको यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि हम अपनी डेली लाइफ में कई तरह की इंफॉर्मेशन से यहाँ पे रूबरू होते हैं। वो इंफॉर्मेशंस कई तरीके से आपके सामने आती हैं, छोटे से एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए गए। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के डेप्थ में और आते हैं कि इसके आगे हम मेन शब्द जो हमें यहाँ सीखना है, जो इंफॉर्मेशन में बार बार कह रहा हूं, जो फैक्ट्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उन्हीं को हम वर्ड इस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के अंदर वर्ड डाटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो शब्द डाटा का मतलब क्या है? अगेन मैं कहूंगा 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स या 2 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। डाटा का मतलब है ये जो फैक्ट्स के बारे में अभी बात की गई, जो पहली स्लाइड में मैंने इतनी सारी बातें की, जो फिगर्स, जो न्यूमेरिकल फिगर्स के बारे में मैंने बात की, चाहे वो बॉलिंग कोई स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में हो, चाहे फुटबॉल गेम के बारे में हो, चाहे वॉलीबॉल गेम के बारे में हो, चाहे वोटिंग रिलेटेड हो, तो ये जितने फैक्ट्स के बारे में अभी हमने इतनी लंबी बात की है, विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, जो फैक्ट्स भी हो सकते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं, कलेक्टेड विथ अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। इनका जब कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन करके कहीं पे नोट डाउन करना, कहीं पे अपने पास लिख के रखना। अगर आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छा मैं कहूँ यहाँ पर इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको सिविक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत डिटेल में जाके काम करते हैं, वहाँ के फैक्ट्स को लेकर आते हैं और उनके पीछे जो स्टोरीज थी उनको पढ़ते हैं, उनको उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते हैं। वही जो एक पूरा नोट करने का तरीका है, चाहे वो वैल्यूज हो, चाहे वो फैक्ट्स हो, ये इंफॉर्मेशन लिखने के तरीके को, कलेक्ट करने के तरीके को, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन को हम वर्ड डाटा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यहाँ तक बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो दिस फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विथ अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। एक कोई पर्पस होता है, आपने क्यों कलेक्ट किया, क्योंकि आपको उसको इंटरेस्ट था। अगेन इन फ्यूचर में आप उसके ऊपर किसी के
मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छी इंफॉर्मेशन किसी और को पास कर सकते हैं। क्लियर है? आपको अगर क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, आपको फुटबॉल की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो आप उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन, उस पर्टिकुलर गेम के बारे में, वहां पे उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने कैसे खेला, और फिर उस पर डिपेंड आप किसी से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ठीक है, इसके पीछे एक डेफिनेट पर्पस होता है, किसी का इरादा होता है कि वो ये वैल्यूज को क्यों कलेक्ट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये कि कई बार आपने देखा होगा मार्केट में कई ऐसे पर्सन्स घूम रहे होते हैं जिनके हाथ में एक कॉपी और पेन होती है। वो आपसे कुछ सवाल करते हैं, वो आपसे कहते हैं हम एमबीए कर रहे हैं, हम आपसे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। या कोई कहता है हम इस कंपनी से आए हैं, हमें आपको कुछ बेचना नहीं है, लेकिन 2 मिनट हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। उस 2 मिनट में वो आपके सामने 2 या 3 या 4 सवाल रखते हैं जिसका जवाब आपको येस और नो में देना होता है। एक सर्वे होता है। आपने देखा होगा आपके घर में कई लोग आते होंगे कि हम जनगण से आए हैं, जहां पे हमें ये जानना है कि आपके घर में कितने लोग हैं। इंफॉर्मेशन गैदर की उन्होंने आपसे। तो यही जो तरीका है इंफॉर्मेशन गैदर करना, इसी इंफॉर्मेशन गैदर करने के तरीके को हम कहते हैं डाटा को कलेक्ट करना, डाटा लेना। डाटा क्या है? जिसके पीछे कोई मकसद है, जिसके पीछे कोई पर्पस है। तो इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिएगा। दीज फैक्ट्स, यहां पे जो वर्ड है फैक्ट्स की बात हो रही है यहां पर। कौन से फैक्ट्स? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जिन फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है वो फैक्ट्स आपके सामने यहां लिखे हैं। रिलेटेड टू क्रिकेट बैटिंग और बॉलिंग, एवरेज के बारे में, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी के बारे में, किसी सिटी के टेम्परेचर के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी कंपनी या किसी सेक्टर में हो रहे खर्चे के बारे में, ठीक है, जो कि 5 साल का ईयर प्लान था, क्या उस हिसाब से खर्चे हो रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट आई, उसने बोला मैं आने वाले 5 सालों में हाईवे बनवाऊंगा, उसके लिए मैंने ये 5 ईयर का एक प्लान रखा, इतना बजट पास किया। अगेन उस बजट का कैसे यूज हो रहा है, कहां कहां उसमें से खर्चा हो रहा है, रोड बन रही है, कॉलोनीज बन रही हैं, चीजें डेवलप हो रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, कितने लोगों को नौकरी दे रही है, इसका 5 ईयर प्लान का जो पूरा एक फैक्ट है, पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या किया, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, ये सब कैसे होता है, इसी चैप्टर में हमें सीखना है। क्लियर है? अगेन पोलिंग रिजल्ट्स, तो इन फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है कि ये जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, इनके पीछे कोई डेफिनेट पर्पस जब होता है कलेक्ट करने के पीछे, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाटा। अब ये जो डाटा वर्ड है ये कहां से आया? तो डाटा बेसिकली वर्ड हमें मिला है डेटम से। यही चीज आपको यहां बताई गई है कि वर्ड डेटम जो है, जो वर्ड डाटा है, ये एक प्लूरल फॉर्म है लैटिन वर्ड डेटम का। तो इस चीज को अगेन मैं कहूं फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स या एमसीक्यू वेराइटीज यहां पे पूछ सकते हैं। फ्रॉम वेयर द वर्ड डाटा वी गेट, ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो वर्ड डाटा है, इट कम फ्रॉम द वर्ड लैटिन, इट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड लैटिन डेटम। लैटिन का एक शब्द है डेटम जिसका प्लूरल है डाटा। क्लियर है? डाटा क्या है? तो कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स होती हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है विथ अ डेफिनेट पर्पस, इज नोन एज डाटा। पूरी उम्मीद करता हूं ये 2 स्लाइड्स जहां पे मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, चैप्टर की एक भूमिका बांधी मैंने आप लोगों के सामने, और आपको वर्ड डाटा यहां पे समझाया। आगे मैं बता देता हूं 1 या 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं इस चैप्टर के और डेप्थ में चलते हैं। तो मेन इस चैप्टर के टॉपिक पे आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स, ये जो चैप्टर का नाम है ये क्या है? तो जब मैं वर्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं, अगेन मैं कहूं 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आने के पूरे चांसेस हैं, जो थ्योरी पार्ट में आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। क्लियर? एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ यूटिलाइज डाटा इन वन फॉर्म और द अदर। हमारी लाइफ का हर एक वो पार्ट, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, यहां पे मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, कितने लेक्चर्स अभी तक मैं दे चुका हूं, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, कितना आपको समझ आया, ये भी एक तरह का डाटा गैदरिंग है।
ऐसे कितने टीचर्स हैं जिन लोगों ने आपको ये चैप्टर समझाया, ठीक है, आपके स्कूल टीचर, यहाँ पे आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स ने पढ़ाया होगा, आपने सेल्फ स्टडी की होगी, आपके दोस्तों ने आपको पढ़ाया होगा। तो अगेन ये भी एक डाटा गैदरिंग करने का, एक इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका ही है। आपको किसकी बात समझ आई, क्यों आई, ठीक है, किसने कितनी अच्छे तरीके से समझाया, तो ये भी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। क्लियर है? तो यहां पे वही है कि एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ का हर एक वो पार्ट, में अपने घर से निकला गाड़ी लेके, आज मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, 4 दिन बाद फिर डलवा रहा हूं, 2 दिन बाद फिर डलवा रहा हूं, हो सकता है 2 दिन बाद डलवाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मैंने गाड़ी की रनिंग ज्यादा कर ली हो, तो मेरी गाड़ी का एवरेज क्या निकल के आ रहा है। अगेन ये पुरानी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। हर एक पार्ट आप जहां देखेंगे, आप अपने घर में हैं, ठीक है, अपने घर में आपके पास कितनी बुक्स थी, अभी कितनी बुक्स हैं, ठीक है, आपको कितनी नॉवेल्स पसंद हैं, इस तरह का भी आप एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने घर में भी कई तरह का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपका कितना बिल आ रहा है, बिजली का बिल, पिछले 5 साल का कितना बिजली का बिल आया, या पिछले 6 महीने का बिजली का बिल कितना आ रहा है, क्या वो कांस्टेंट है या वो ऊपर नीचे हो रहा है। आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है कि हमारा बिल हर महीने कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 3 महीने लगातार ऊपर आया। तो हो सकता है हमने कोई एक एक्स्ट्रा मशीन अपने घर में, एसी नया लगवा लिया हो, 2-3 एसी लगवा लिए हो, उस कारण बिल बढ़ के आ रहा है। तो यहां पे अगेन इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दे सकती है। क्लियर है? तो यहां पे इट बिकम्स एसेंशियल फॉर अस टू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच डाटा। ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि चारों तरफ इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से मीनिंग के साथ जब कलेक्ट किया जाए डाटा को, क्लियर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट करना, मतलब डाटा को जब कलेक्ट करना है, तो एक मीनिंगफुल तरीके से जब उसको कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को, सो दैट वो डाटा हमारे लिए यूजफुल हो जाए। क्लियर? तो दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स 1 मार्क्स में। तो मैं कहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल, वो सारी इंफॉर्मेशन जिसको हम कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डाटा, इन द फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल डाटा, ठीक है, जिसके पीछे कोई एक पर्पस होता है, और उस डाटा को एक प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हुए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में नोट डाउन करना, ये पूरा एक पार्ट है, एक तरीका है स्टडी करने का। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक लैंग्वेज है। मैं कहूंगा मैथमेटिक्स में अपने आप में एक लैंग्वेज है। इन मैथ्स में ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, इसीलिए कि आप कैसे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को गैदर करके लाएं और उसको एक प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करें। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स, जहां पे हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर है? The word statistics appears to have been derived from the Latin word status. तो यहां पे एक लैटिन वर्ड है जो कि है स्टेटस। स्टेटस का मीनिंग, उस लैटिन वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है अ पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, तो हमने इस वर्ड स्टैटिस्टिक्स को यहीं से डेराइव किया। क्लियर है? पुराने समय में भी कई इंफॉर्मेशंस को लिखा जाता था जिनको हम हिंदी में पोथी कहते हैं। पुरानी चीजें जब कलेक्ट करके हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं, आज भी उन चीजों को कहीं पे सहेज के रखा हुआ है और उनसे आज भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। कई तरह के ऐसे ग्रंथ हैं, कई तरह के रिलीजन्स में उनकी ऐसी बुक्स हैं जिनको आज भी पढ़ा जाता है, और कैसे आगे हमें मूव करना है इसके बारे में उन बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। तो ये सारी चीजें भी एक इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका है। इतनी सारी बुक्स पढ़ें या उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट में किस प्रकार से एक मीनिंगफुल तरीके से इजी वे में प्रेजेंट करें, ये जो एक ब्रांच है ये मैथमेटिक्स की ब्रांच बन जाती है। क्लियर है? अब सर मैथमेटिक्स की क्यों? यहां तो वर्ड्स भी आते हैं, शब्द भी आते हैं, तो मैं कहूंगा यही चीज आपको आगे समझनी है। स्टैट्स
वर्ड जो है, ये वर्ड आपको यही बताएगा कि हम जो काम करने वाले हैं, हम न्यूमेरिकल फिगर्स पे काम करने वाले हैं, वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है और उनको एक प्रॉपर तरीके से हमें एक मीनिंगफुल फॉर्म में अरेंज करना सीखना है। क्लियर है? तो ये आगे की वीडियोस हैं जहां पे मैंने आपको अरेंजमेंट सिखाई गई है। ठीक है, तो वो भी वीडियोस आप वॉच करिए, बहुत जल्दी वो भी अपलोड होंगी। तो यहां पे हम मूव करते हैं आगे। पूरी उम्मीद करता हूं वर्ड स्टैटिस्टिक्स की अब हम डेप्थ में जा रहे हैं। चैप्टर का जो नाम था स्टैटिस्टिक्स, हम उसकी डेप्थ में आ गए हैं। क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ पीपल यूजफुल टू द स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट में जितनी जनसंख्या रहती है, उस जनसंख्या की लाइफ को एक स्मूथ फ्लो बनाने के लिए, किसी को कोई इश्यू ना आए, तो इसके लिए हम उस पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जाता है। क्लियर? और उसके ऊपर बेस्ड उनको किस चीज की जरूरत है, नीड है, उस रिजल्ट तक पहुंचा जाता है। तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं, एक बहुत सिंपल तरीके में समझाया गया है, द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कई तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो भी आप सोचें। ठीक है, आपके घर का बिजली के बिल की बात करूं, गैस सिलेंडर के कनेक्शन की बात करूं, आपके यहां पर पसंद करने वाली चीजों की बात करूं, जो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकने वाले हैं, किस तरह की कंपनियां में खड़ी करूं सो दैट इकोनॉमी सुधर जाए। ठीक है, लोगों को जॉब्स मिले। कई तरह के आपके डेली लाइफ रिलेटेड एस्पेक्ट्स का जो कलेक्शन है, डाटा का जो कलेक्शन है, वो ही यहां पर जो है वर्ड स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना है। मतलब वो वर्ड स्टैटिस्टिक्स वहीं से चालू होता है। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्या है स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स अगर कोई पूछे कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, तो अगर आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है उसको बताने के लिए। स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द कलेक्शन। किसका कलेक्शन? डाटा का कलेक्शन। इट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, मीनिंगफुल फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज करते हुए उसको पढ़ना, एनालाइज करना, उसको समझना। ठीक है, मीनिंगफुल, तो आप समझोगे उस डाटा से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। एनालाइज किया और बेसिस ऑन दैट एनालिसिस इंटरप्रिटेट करना, फ्यूचर के बारे में जानना, कल क्या होने वाला है, 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, 2 मिनट बाद क्या होने वाला है, ठीक है, 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। तो ये है वर्ड इंटरप्रिटेशन। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इन सिंपल वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन, देन कलेक्शन के बाद इट इज द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेट। क्लियर है? इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पर एक बहुत प्रॉपर तरीके से समझाई है इस स्लाइड के ऊपर। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अब यहां पे डिपेंड करता है कि आप किस नेचर में बात कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग उस नेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है। डन? यहां पे मैं 2 स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। चलिए उन 2 स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। कोई पर्सन मेरे पास आया, मान लीजिए मैं उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर कंट्री का एजुकेशन मिनिस्टर हूं, या कोई ऐसा पर्सन हूं जो कि एजुकेशन रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, और मुझसे किसी पर्सन ने आके ये बोल दिया कि क्या मुझे लेटेस्ट कॉपी मिल सकती है किसकी? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। आज की डेट में भारत में एजुकेशन रिलेटेड क्या चल रहा है और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। अब आप बात समझ रहे हैं? यहां पे पहला स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स मैं आपको समझाने वाला हूं। पहला स्टेटमेंट आपको क्या डिफाइन करने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है, आई लाइक टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। मुझे पसंद है स्टैटिस्टिक्स पढ़ना क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। 2 अलग अलग कंटेक्स्ट में बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट जो था तो वो था, इन द फर्स्ट सेंटेंस स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस, इन प्लूरल सेंस मीनिंग न्यूमेरिकल डाटा।
कोई पर्सन मेरे पास आया, वो एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, मैं उसको बताऊंगा कि हमारे भारत में इतने टोटल नंबर ऑफ स्कूल हैं, इतने गवर्नमेंट स्कूल हैं, इतने प्राइवेट स्कूल हैं, इन गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी टीचर्स काम कर रही हैं, इन प्राइवेट स्कूल में इतनी टीचर्स को हमने जॉब दी हुई है। अगेन वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो मैं उन सारे स्कूल्स का, पर स्कूल का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकता हूं, किस एज से कौन से एज तक के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, कौन सी टीचर्स उनको पढ़ा रही हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगेन यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज, बात को समझ रहे? आप इसके और निश्चय को अगर डिफाइन करें और डिटेल में जाएं तो हर चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर स्कूल का फर्नीचर क्या है, एजुकेशन रिलेटेड गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया, यहां पे मॉनेटरी फॉर्म में भी हम बात कर सकते हैं। तो यहां पे बात हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यूज की, लेकिन मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पसंद है क्योंकि वो डेली डे टू डे लाइफ में जुड़ा हुआ है। जो सेकंड सेंटेंस है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन मीनिंग द सब्जेक्ट। मुझे वर्ड सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पसंद है। अभी मैंने बताया पीछे कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है, तो ये एक सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो इसका यहां पे सेकंड स्टेटमेंट में जो मतलब था वो एक सब्जेक्ट था विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ द डाटा एज वेल एज ड्रॉइंग्स एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम द डाटा। क्लियर है? तो ये दो चीजें यहां पे कंटेक्स्ट में वर्ड स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। यहां पे कोई बंदा हमसे स्टैट्स मांगना चाह रहा है, दैट मींस वो नंबर्स के फॉर्म में हमसे बात करना चाह रहा है। एक पर्सन है जिसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पसंद है, मतलब उसको सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसमें फिगर्स होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं, उसमें ड्राइंग्स होती हैं, इसलिए उसको वो सब्जेक्ट पसंद है। अगेन क्लियर है? चलिए चैप्टर की डेप्थ में चल रहे हैं हम। तो यहां पे जो मेन टॉपिक है जो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं, अभी तक ये सारा इंफॉर्मेशन था और यहां तक मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें समझाई हैं। वर्ड डाटा का मतलब क्या होता है, वर्ड डाटा और डेटम के बीच में क्या चीज है रिलेशन, ये आपको बताया। वर्ड स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैट्स, स्टेट्स, तो ये सब शब्द मैंने आपको यहां समझाए। क्लियर है? तो वर्ड डाटा और स्टैटिस्टिक्स, ये दो चीजें अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, जहां पे एक एक मार्क्स, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन में भी फ्रेम हो सकते हैं। अब हम चैप्टर के डेप्थ में जा रहे हैं, मतलब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं, जहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये टॉपिक जो है कलेक्शन ऑफ डाटा, यहां पे आपको क्या पढ़ना है। क्लियर? देखिएगा, आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी बुक में यह समझाया गया है कि आप लोग स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाइए। डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। आपकी क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, आप 10-10 ग्रुप के 4 ग्रुप, 10-10 बच्चों के 4 ग्रुप बना दीजिए। तो यहां पे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाया है कि आपको टोटल 4 ग्रुप्स फॉर्मेशन करने हैं। अगेन आपको हर एक ग्रुप को एक टास्क देना है। तो यहां पे बोला अलॉट ईच ग्रुप द वर्क ऑफ कलेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो आपने 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाया है, टोटल 40 बच्चों को आपने काम दिया और हर एक ग्रुप को इसमें से एक टास्क परफॉर्म करना है। पहला टास्क जो यहां पे लिखा है वो देखिएगा, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। पहला ग्रुप जाएगा, वो अपनी क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी हाइट का डाटा लिख के लाएगा। दूसरा टास्क, नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर अ मंथ। दूसरा टास्क जो दूसरे ग्रुप को दिया है, ये 10 बच्चे क्या करेंगे कि पिछले 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, डेली बेसिस पे। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट। ये जो ग्रुप है थर्ड वाला, ये क्या करेगा, हर एक क्लासमेट की फैमिली के बारे में डाटा कलेक्ट करके लाएगा। कितने मेंबर्स हैं, एज क्या है, नाम क्या है, मेल है, फीमेल है, ये सब डाटा उनको नोट करना है। हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। जो लास्ट ग्रुप है वो क्या करेगा, वो स्कूल के सराउंडिंग में जाएगा, स्कूल के अंदर घूमेगा, बाहर जाएगा और वहां से प्लांट्स, ग्रीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा। इसमें मैं आपको आगे समझाता हूं। तो यहां पे डिड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हाउस
और पर्सन कंसर्न्ड फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो आप लोगों ने 4 ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप ए बी सी एंड डी, हर ग्रुप में आपने 10-10 बच्चों को रखा था, टोटल 40 बच्चों को आपने काम दिया था। तो ग्रुप ए का काम, ग्रुप बी का काम, ग्रुप सी का काम, ग्रुप डी का काम, ये डिफाइंड था। ठीक है, पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीज डिफाइंड थी। पहले क्लास को काम करना था कि हर एक स्टूडेंट का या हाइट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, किसी भी उन्हीं की क्लास के कोई भी 20 स्टूडेंट्स की हाइट को नोट करके लाना था। तो यहां पे आपसे यही सवाल किया गया है, डिड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट? क्या इस ग्रुप में जो 10 बच्चे थे, उन 10 बच्चों ने हर एक बच्चे के पास जाके उनकी हाइट नोट की है? ये इनका सवाल है। ठीक है, तो डिड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हाउस और पर्सन कंसर्न्ड फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए भाई, किसी स्टूडेंट के पास जाएंगे तो ही तो हाइट पता चलेगी ना, उस पर्सन की हाइट कितनी है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, जो दूसरे ग्रुप को काम करना था, वो था नंबर ऑफ एब्सेंटीज के बारे में जानना। तो देखो, नंबर ऑफ एब्सेंटीज तो उनको आसानी से पता चल सकते थे। ग्रुप बी का काम था एब्सेंटीज के बारे में जानना। तो ग्रुप बी का स्टूडेंट क्या करता है? ये हर किसी का जाके पूछता ही नहीं। ये क्या करता? ये अपनी टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर उठाता, उसमें से स्मार्ट वर्क करता और वहां से कई महीनों का डाटा आराम से टीचर के सामने रख सकते थे कि भैया इस महीने में इतने बच्चे एब्सेंट थे, इस महीने में इतने बच्चे। तो ये जो काम करता बी वाला, ये एक दूसरी इंफॉर्मेशन से जो टीचर ने नोट डाउन की थी उसमें से डाटा कलेक्ट करके दे देता। ये जो ए ग्रुप है, ये क्या करता? ये हर एक बच्चे के पास जाता, ये 10 बच्चे हर एक बच्चे के पास जाते, उनसे पूछते आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट क्या है, और सबकी हाइट उनके नाम के साथ लिख के टीचर को देते। क्लियर है? तीसरे ग्रुप का काम क्या था? तीसरे ग्रुप का काम था नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट। तीसरा ग्रुप क्या करता कि हर एक बच्चे से जाके उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन को गैदर करता। तो बच्चे से ही जानता ना, या फिर वो स्कूल के रिकॉर्ड को चेक करता जहां पे उस बच्चे ने एडमिशन के समय फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, लेकिन फॉर्म में भी उसको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, हो सकता है उसके घर में दादा दादी भी रहते हों। तो इसके लिए उसको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? थर्ड ग्रुप को ये हर एक बच्चे के पास से जाके ही उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। क्लियर है? हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। हमारे स्कूल में और हमारे स्कूल के आसपास कितने पेड़ लगे हैं, उन पेड़ की हाइट कितनी है, ये कैसे पता चलेगी? जब डी ग्रुप के स्टूडेंट्स हर एक जगह फैल जाएंगे, घूमेंगे, वहां से जाएंगे, वहां से हाइट नापेंगे और फिर आके लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ये 10 स्टूडेंट्स उन सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह रखेंगे, उसको आपस में मैच करते हुए, उसको जोड़ते हुए आपस में पूरी एक बड़ी सी लिस्ट देते कि नॉर्थ में इतने पेड़ है, साउथ में इतने पेड़ है, ईस्ट में इतने पेड़ है, इन पेड़ों में इनकी हाइट इतनी है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स, उनकी हाइट, ये सारा डाटा ये 10 स्टूडेंट्स वहां पर्सनली जाके करते। आपको बातें समझ आ रही हैं? तो यहां पे मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि डाटा का जो कलेक्शन होता है उसको करने का तरीका, ठीक है, क्या है? तो यहां पे यही सवाल आपको समझा रहा है। डिड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हाउस और पर्सन कंसर्न्ड फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन? Did they get the information from some source like available school records? या उन्होंने किसी सोर्स की हेल्प ली? ये जो ग्रुप बी कर रहा था, ग्रुप बी क्या कर रहा था? ग्रुप बी जो है नंबर ऑफ एब्सेंटीज को जानने के लिए स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर का यूज कर सकता था। एक बात। दूसरा, जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी क्या करता? ये हर फैमिली के पास पर्सनली जाता। ठीक है, एक चीज कर सकता था, या फिर ये अपने ऑफिस में जाता, स्कूल के ऑफिस में जाता, वहां पे रखा हुआ रिकॉर्ड अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का निकलवाता, हर एक फॉर्म को देखता, उनमें जो जो डाटा चाहिए उस डाटा को गैदर करता। आप समझ रहे हैं? तो 2 तरह से इंफॉर्मेशन ली जाती है, यही आपको समझाया जा रहा है।
इन दो तरह से हम कहते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा उस डाटा को बोला जाता है जो कि पर्सनली किसी एक ही रीजन के कारण, ठीक है, खुद जिसको जानना है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद लोगों से मिले, खुद जाके उस इंफॉर्मेशन को, सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को लेकर आए। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स की हाइट को जानना था, तो मैंने क्या किया, मैं हर एक स्टूडेंट के पास जाऊंगा, उसके पास भी जाऊंगा, इसके पास भी जाऊंगा, इसके पास भी जाऊंगा, सबके पास जाऊंगा और वहां पे जाके क्या करूंगा, हर एक का नाम पूछूंगा, आपका नाम बताइए, आपकी हाइट बताइए, पर्सनली। और मुझे क्या जानना था, सिर्फ उन स्टूडेंट्स की हाइट, मैं उनसे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा। तो जब जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। यहां पे ये वर्ड बहुत काम का है। When the information was collected by the investigator, इन्वेस्टिगेटर का मतलब जिसको इंफॉर्मेशन जानना है, जिसको इन्वेस्टिगेशन करना है, वो जा रहा है, खुद जा रहा है, एक एक बंदे से पर्सनली मिल रहा है, उससे उसकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो उसके काम की है, उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली उनसे डायरेक्टली ले रहा है, 1 to 1 ले रहा है। तो जब इन्वेस्टिगेटर खुद, हर सेल्फ और हिमसेल्फ का मतलब है, यहां मेल फीमेल की बात हो रही है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब वो खुद डायरेक्टली जाके किसी एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव के कारण, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब है यहां पे जिसके पीछे कुछ एक रीजन छुपा हुआ है। मुझे सबकी हाइट जाननी है, एक ही रीजन है, हाइट जाननी है, डन। ऑब्जेक्टिव फिक्स है। तो जब ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है और इन्वेस्टिगेटर खुद जाके वो इन्वेस्टिगेशन करता है और डाटा को कलेक्ट करता, ऑब्टेन करता है, इस तरह के डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। प्राइमरी डाटा इज द डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हर सेल्फ और हिमसेल्फ डायरेक्टली विथ अ डेफिनेट पर्पस, डन। लेकिन जब कोई ऐसा पर्सन जैसे इन्वेस्टिगेटर जब इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ना कलेक्ट कर रहा हो, लोगों के पास ना जा रहा हो, उनकी इंफॉर्मेशन जब किसी थर्ड सोर्स के पास है, उस सोर्स की हेल्प ले रहा है, जो काम यहां पे हुआ, कहां पे हुआ, आपका नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ एब्सेंटीज में। यहां पे मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्कूल का डाटा, उनके बच्चों द्वारा जमा किया हुआ फॉर्म जो स्कूल ने किया था, तो स्कूल डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर था उस समय। अब आज आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हर बच्चे के पास आपको नहीं जाना, आप डायरेक्टली स्कूल के पास जाएंगे, इन्वेस्टिगेटर के पास जाएंगे, आप कहेंगे अपनी इंफॉर्मेशन दो, उस इंफॉर्मेशन में से आपके काम की जो इंफॉर्मेशन है एक थर्ड सोर्स से कलेक्ट करना, ठीक है, तो वो जो तरीका होता है उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। यहां पे यही चीज मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझा रहा हूं। इन द सेकेंड केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स, जब पर्टिकुलर किसी सोर्स के थ्रू आप गूगल सर्च इंजन पे गए, गूगल सर्च इंजन में सारी चीजें वहां पर हैं, सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब आपने क्या किया, आप किसी और के पास से इंफॉर्मेशन, आपको पॉपुलेशन जाननी है, पॉपुलेशन जाननी है, आप पूरे इंडिया में तो नहीं घूम सकते, हर घर घर तो नहीं जा सकते, आप सिंपल सर्च इंजन पे टाइप करिए द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, चाहे इंडिया ले लीजिए, चाहे अमेरिका ले लीजिए, चाहे कुछ भी, चाइना ले लीजिए, कहीं की भी पॉपुलेशन आपको जाननी है, उनमें उन पर्टिकुलर कंट्रीज में कौन सा स्टेट है, उस स्टेट की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगेन आपने किसका यूज किया, आपने थर्ड सोर्स का यूज किया। सर्च इंजन इज द थर्ड सोर्स, आपने किसी सोर्स का यूज किया, आपने न्यूज़पेपर कटिंग्स का यूज किया, डन। आप जब इन थर्ड सोर्स के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डायरेक्टली ना जाते हुए, ठीक है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। अगर आप डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं, किसी का सीधा जा रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट है सिर्फ उसको जान रहे हैं, तो वो होता है आपका प्राइमरी डाटा, डन। जैसे न्यूज़पेपर वाले करते हैं, कई ऐसे शहर होंगे, कई ऐसी जगहें होंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपके यहाँ पे भी कई न्यूज़पेपर वाले आए होंगे, आपके जो शहर के न्यूज़पेपर वाले होंगे, 2-4 न्यूज़पेपर्स होंगे जो आपके शहर में बंटते होंगे, वो आपके घर में आते हैं सर्वे करने कि आपके यहाँ कौन सा न्यूज़पेपर है,
बस वो ये जानना चाहते हैं कि आप वो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, क्या ऐसी बात है जो अच्छी लगती है, पेज की क्वालिटी, इंक या उसमें प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई पर्टिकुलर फ्यूचर के बारे में आपको यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप उस न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ रहे हो, आप उस बंदे को डायरेक्टली बताते हैं। वो जाके अपनी कंपनी में उस कागज को जमा कर देता है कि भैया मैंने आज 100 घर घूमे, उन 100 हाउसेज में ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स यूज किए जा रहे हैं, उसके पीछे ये रीजन है। क्लियर? तो इस तरह के डाटा को प्राइमरी डाटा बोला जाता है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं, आपको ये जानना है कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में कितने लोग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप हर न्यूज़पेपर वाले के पास जाएंगे, उनका डाटा गैदर करेंगे और उनके डाटा में से जो चीज आपको चाहिए उसको गैदर करके निकालेंगे एक सोर्स से, ठीक है, तो उसको सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। तो यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी समझना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये पॉइंट, जो सेकेंडरी डाटा होता है, नोट इसलिए मैंने कर दिया, जो सेकेंडरी डाटा होता है विच हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो आपने कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने किया है, समवन एल्स इन अनदर कंटेक्स्ट, हो सकता है उसका रीजन कुछ और रहा हो, उसने वो डाटा को कलेक्ट किया हो, आपने उस सोर्स से अपना डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, अब उसका कंटेक्स्ट कुछ और था, आपका कंटेक्स्ट कुछ और है, तो नीड टू बी यूज विथ अ ग्रेट केयर इंश्योरिंग दैट द सोर्स इज रिलायबल। तो यहां पे यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि सेकेंडरी डाटा पे हमेशा रिलायबल नहीं होता। जो सेकेंडरी डाटा होता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो सकती हैं। रीजन, आप जो डाटा ले रहे हैं हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव अलग हो, ठीक है, वो जिससे आप सोर्स से डाटा ले रहे हैं उस सोर्स के पास जो डाटा आया हो उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो। अगेन यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, किसी पर्टिकुलर दुकान में गए, किसी मॉल में गए, वहां पे आपने बिलिंग कराते समय अपना मोबाइल नंबर दिया, आपने उनसे कपड़े खरीदे। आप नोटिस करेंगे कि आपने जब अपना नंबर दिया था उस मॉल में, तो वो जब नंबर दिया, आपने कपड़े खरीदने के लिए बिलिंग के लिए उनको नंबर दिया, उन्होंने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को इसलिए रखा कि हमने किसके नाम पे बिलिंग किया, उनका नंबर क्या है, सो दैट हम अपनी कंपनी की अगर आगे आने वाली कोई सेल है, कोई इंफॉर्मेशन है, हम इसको दे सके। लेकिन जब उस पर्टिकुलर कंपनी ने जिसका आपका मोबाइल नंबर लिया था उसके पास कोई एक थर्ड पर्सन आता है, कहता है आपके पास कितने मोबाइल नंबर हैं, ये कहेगा हमारे पास 1 लाख मोबाइल नंबर हैं, तो उन 1 लाख मोबाइल नंबर्स को वो ले जाएगा और उस सोर्स उस डाटा को वो किसी और कंटेक्स्ट में यूज करेगा और आपके पास फोन आने चालू हो जाएंगे। कहां से? कहीं ना कहीं स्पैम कॉल आने चालू हो जाएंगे, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सर लोन ले लीजिए, और आप सोचेंगे यार आपने तो नंबर दिया ही नहीं था, फिर ये नंबर कैसे लोग यूज कर रहे हैं, क्यों लोग मुझे फोन कर रहे हैं। आप भूल जाते हैं कि आप अपना नंबर कहीं और देकर आए थे, वहां से डाटा कहीं और चला गया, वो बंदे आपको फोन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, आप लोन ले लो, आप कुछ कर लो, आप ये खरीद लो, आप वो खरीद लो, आप कोई पॉलिसी खरीद लो, और आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे यही चीज आपको समझाई गई है कि सेकेंडरी डाटा हमेशा रिलायबल डाटा नहीं होता, क्योंकि जिसके पास से आप डाटा ले रहे हैं हो सकता है उसके पास वो डाटा किसी और कंटेक्स्ट में आया हो और आप किसी और कंटेक्स्ट के लिए उस डाटा को अपने पास ले रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड पॉलिसीज इनके लिए कॉल करती हैं उनको इसलिए लॉसेस भी होते हैं, वो कोल्ड कॉलिंग करती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। जब आप आगे जाएंगे इन फ्यूचर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो में समझाई, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जहाँ पे मैंने आपको वर्ड डाटा, आपको वर्ड स्टैटिस्टिक्स, उसके बेसिक को समझाया, कलेक्शन ऑफ डाटा करने के 2 तरीके, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, इन वर्ड को समझाया। क्लियर है? इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप वॉच करेंगे, क्लियर, उस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में समझाऊंगा। तो मैं आपसे यहां कहूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और एक्सरसाइज जो पहली वाली है 14.1, उस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, जिसको मैंने 2 एक्सरसाइज 14.2 और 14.1 साथ में आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। तो आप प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाली थ्योरी लेक्चर को पहले वॉच करिए,
ये वीडियो तो आपने देख ली, एक प्रेजेंटेशन और डाटा वाले नेक्स्ट वीडियो आप वॉच करिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। इस प्लेटफॉर्म पे सारा एजुकेशन 100% फ्री। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू। और अगर आप यहां पर वॉच करना चाह रहे हैं वीडियोस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, तो आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से इजीली वीडियोस को एक अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट वॉच कर सकते हैं। सारा बेस्ट डाटा आपके सामने यहां पे सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही डिलीवर किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के स्टैटिस्टिक्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।